बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 165 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके चेले तुम्हारे और रुस्तम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कुदरत की छोटी बीवी से बीबी को पुरानी खार दी और रुस्तम ने बीबी के कहने पर उसे कत्ल कर दिया था। इसके अलावा वो खारिज वाला मामला भी दिन रात उछाला जा रहा है। जल्दी बीमारी वाली बात शानी ने तस्दीक चाही। हाँ, कुदरत के अकीदतमंद उसे मौजज़ा करार देते हैं और इस वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने बयान करते हैं। हाजी याद ने ज़रा तवक्कुफ़ किया और फिर बात जारी रखते हुए बोला, वैसे ये अजीब इत्तफाक हुआ है। इस जल्दी बीमारी वाले वाक़े ने खासी शोहरत पाई है। हैरान कुन तौर पर वही लोग बीमार हुए जिन्होंने चौधरी बशीर की लाहौर वाली कोठी में पीर कुदरत और उसके हामियों पर हाथ उठाया और खैंचातानी की। ना सिर्फ वो लोग खुद बीमार हुए बल्कि उनके घर वाले और करीबी अजीज भी इस बीमारी का शिकार हुए। इन वाक़यात की वजह से कुदरत की शोहरत को बड़ा बढ़ावा मिला है। ये बात मानने वाली नहीं है कि ये बीमारी असल हकीकत में है, क्योंकि उनमें हाथ उठाने वाली मैं सबसे पहले थी और मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। कुदरत और उसके मानने वालों ने इस मामले का बस एक ही रुख पेश किया है, कुछ भी है। इस मामले ने कुदरत को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, उन लोगों ने 2-3 किताबचे भी छापे हैं। एक का नाम करामत है, दूसरे का नाम करिश्मा, तीसरे का नाम भी कुछ इसी तरह का है। इन किताबों में दर्जनों लोगों की तस्वीरें और उनके बयान वगैरह छापे गए हैं। ये सब वो लोग हैं जो बीमार हुए और बाद तौबा करने और कुदरत से माफ़ी मांगने के बाद सेहतयाब हुए। यहाँ तक कि इन बयानों में चौधरी बशीर का बयान भी शामिल है और उसे नुमायां जगह दी गई है। चौधरी बशीर ने मुरीद के में नासिर एजाज के घर अपने बीमार होने का हाल तफसील से बयान किया है। उसे बताया कि किस तरह उसके जिस्म पर चपाकी जैसे बड़े बड़े दाग नमूदार हुए थे और किस तरह वो पिघली हुई बर्फ अपने जिस्म पर डालकर भी जलन से तड़पता रहता था। उसने इतराफ़ किया है कि उसकी सेहतयाबी सिर्फ कुदरत की मरहूने मिन्नत है। आम लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? शानी ने पूछा। आम लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। वो लोग भी कुदरत की शोबदा बाजियों से खौफजदा रहते हैं जो उसे दिल से बुरा समझते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि कुदरत के इलाज के कुछ तरीके बड़े गलत हैं। वो जानवरों और परिंदों को बेदर्दी से मारता है और उनके खून से अमलियात करता है। ये भी कहा जाता है कि नर और मादा जानवर की मीटिंग के दौरान में नर की जान लेता है और उसके खून से तावीज़ लिखता है, लेकिन इस तरह के कामों के खिलाफ भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वैसे जानवरों और परिंदों को बेवजह मारने वाला मामला कानून की जद में तो आता है, मगर उसके लिए किसी को कोई बड़ी सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन हाजी साहब, अगर कोशिश की जाए तो इन लोगों के खिलाफ कई और मामलों में बड़े संगीन किस्म के सबूत मिल सकते हैं। किसी इंसान की जान लेने से बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? इस कुदरत ने मेरी आंखों के सामने मेरी बाबू को अपने जादू टूने की भेंट चढ़ाया। वो लाहौर वाली कोठी में सिसक कर मर गई, लेकिन इसने और इसकी बीवी ने उसे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। मैं चशमदीद गवाह हूँ। यही सब कुछ मेरे सामने हुआ था। आप कहेंगे तो मैं गवाही दूंगी और मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत से मरने वालों के लवाकिन आपको मिल जाएंगे। हाजी एजाज ने गहरी सांस ली। फिलहाल तो यही लोग हर जगह अपनी गवाहियां पेश कर रहे हैं। चंद रोज पहले कुदरत के किसी अकीदतमंद पब्लिशर ने एक रंगदार पंफलेट रोगनी कागज पर छाप कर उसे हजारों की तादाद में तकसीम किया है। उसमें ऐसे लोगों की मुकम्मल तफसील है जो किसी न किसी तौर पीर कुदरत के उताब का शिकार हुए और अब गोनागो मुश्किलों और आफतों का शिकार हैं। उनमें 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक जल्दी बीमारी से निजात हासिल नहीं हो सकी और वो मौत के दहाने पर पहुंच गए हैं। हाजी एजाज और शानी के दरमियान बातचीत करीबन 1 घंटा जारी रही। आखिर में रुस्तम का जिक्र आया। शानी की आंखों में नमी चमक गई। हाजी एजाज ने शानी को भरपूर तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो जल्द किसी अच्छी खबर के साथ यहाँ आने वाला है। जाते वक्त हाजी एजाज ने शानी को बताया कि वो मुन्ने ग्रीस और उसके बच्चे को जल्द अज जल्द जहाँ रावलपिंडी में ला रहा है। जो ही वो आ गए वो ने इस बारे में इतला देगा। हाजी एजाज की तरफ से इतला करीबन 3 रोज बाद आई। शेर मोहम्मद के घर टेलीफोन पर हाजी एजाज ने शानी को बताया कि मुन्ना ग्रीस और उसका बच्चा बाहिफाजत रॉकेट से रावलपिंडी पहुंच गए हैं। उसने बताया कि उनके अंदाजे के ऐन मुताबिक रॉकेट में हालात ख़राब हैं। रॉकेट की तकरीबन 20 आबादी चाचा इब्राहिम पर दिन रात जोर दे रही थी कि वो अपने मेहमानों को यहाँ से चलता करे, वरना मुजावरों और रॉकेट के मकीनों में बाकायदा झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाजी एजाज की हिदायत पर पहलवान जीरा और उसके 1 दर्जन साथियों ने बड़ी हिकमत के साथ दोनों बच्चों और ग्रीस को वहाँ से निकाला था। अब वो तीनों रावलपिंडी के एक पोश इलाके की वसी कोठी में हाजी एजाज की तहवील में थे। हाजी एजाज ने फ़ोन पर शानी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम तीनों भी इस मकान को छोड़कर यहाँ पहुँच जाओ। ये जगह ज़्यादा बेहतर और महफूज है। कुंजान आबादियों में लोग एक दूसरे की टो में रहते हैं। ये पुरसुकून कोठी हर लिहाज से ठीक रहेगी। हाजी एजाज की बात में वजन था।
शानी और अजमल के मशवरे के बाद फैसला किया गया कि हाजी एजाज की हिदायत पर अमल किया जाए। शानी मुन्ने और ग्रीस से मिलने के लिए बेताब थी। उसी शाम 7 बजे के लगभग हाजी एजाज ने एक स्टेशन वैगन भिजवा दी। रंगदार रोशनी वाली ये प्राइवेट वैन इनके सफ़र के लिए बिल्कुल महफूज थी। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी की वैन थी और इस पर लोगो वगैरह लिखे हुए थे। अपने मेज़बान शेर मोहम्मद का बहुत शुक्रिया अदा करने के बाद वो लोग वैन में आ बैठे। अजमल खान की लंगड़ाहट अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। शाब की चोटें भी बेहतर थी। शाब अपने गांव मक्खनवाल जाना चाहता था, लेकिन उसमें खतरा थे। शानी ने उसे अपने साथ ही रखा। वो शानी की हर बात बड़ी अकीदतमंदी से बिला चूं चरा अमल कर रहा था। रवाना होते वक्त शानी बिल्कुल गुमसुम थी। दरहकीकत वो अभी तक इन खूनी मनाजर के असर से नहीं निकल पाई थी जो उसने जीनत कॉलोनी की कोठी में देखे थे। सीढ़ियों पर उल्टी सीधी लाशें, निकाह ख्वां का खून चुकान जिस्म, बंद कमरे में शुमाइला का रोना चिल्लाना और उन सारे मनाजर में से दर्दनाक तरीन मंजिर चौधरी बशीर की पेशानी का गायब हो जाने वाला टुकड़ा। उसकी ऐनक एक शीशा लहू रंग था और शक्ल मसख हो गई थी। शानी इन मनाजर को ज़हन से निकालने की बहुत कोशिश करती थी, मगर कामयाब नहीं हो रही थी। वो स्टेशन वैन में बैठी तो सामने शाम का अखबार नजर आ गया। वो ना चाहने के बावजूद अखबार पर निगाह दौड़ाने लगी। जीनत कॉलोनी वाले वाक़े में चौधरी बशीर को कत्ल हुए 4 दिन गुजर चुके थे। ताहम अखबार में उसकी बाज़गिश्त मौजूद थी। वादत ग्रुप के कम अज़ कम 10 अफराद गिरफ्तार हो चुके थे और बाकी नामजद गान के छापे मारे जा रहे थे। उनका हेड राजा वादत अभी तक रोपोश था। किसी नामालूम मुकाम से उसने पुलिस हुकाम को मुतला किया था कि वह अनकरीब किसी आला हुकूमती ओहदेदार के जरिए खुद को पेश कर देगा। उसने एक बार फिर अपना यह बयान दोहराया था और चौधरी बशीर और उसके साथियों की हलाकत में उसके साथियों का हाथ नहीं और ना वो खुद इस वाक़े में मुलव्वस है। बहरहाल पुलिस तफ्तीश का 90% जोर वादत ग्रुप की तरफ था। स्टेशन वैन इस गुंजान आबादी से रवाना हुई और सदर के इलाके की तरफ चल पड़ी। रावलपिंडी की सड़कें जगमगा रही थी, जिंदगी हरकत में थी। गाड़ियों का शोर, खारनों की आवाज़ें, जलते बुझते ट्रैफिक सिग्नल्स, बस स्टॉपों पर मुंतज़िर चेहरों का हुजूम, फिल्मों के बड़े बड़े इश्तिहार, दुकानों और शॉपिंग प्लाजा के दिल लावेज न्यूज़ साइंस। और रुस्तम कहाँ था? कितनी दूर, किस इलाके में, किसी तारीख बस्ती या किसी पहाड़ की किसी अंधी खूह में? इसका दिल सीने में बैठने लगा। जुदाई तवील होती जा रही थी। रुस्तम के वक्त रुखसत शानी ने हरगिज़ नहीं सोचा था कि ये जुदाई ऐसा रुख इख्तियार करेगी। वो अपनी मंजिल की तरफ रवां रहे। ड्राइवर पुलिस का एक रिटायर्ड मुलाजिम था और हसन अब्दाली के इलाके का था। वो अजमल खान से खुलकर बातें कर रहा था। अजमल खान भी जब बातें करने पर आता तो रुकने का नाम नहीं लेता था। उसके अंदाज को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स अंदर से कितना गहरा और गंभीर है। अजमल खान ड्राइवर से हंस हंस कर अपने लड़कपन की बातें सुना रहा था। उसे बता रहा था कि वो बचपन में बहुत पेटू था। इसी पेटूपन की वजह से उसे खाना पकाने का शौक पैदा हुआ और अब वो पार्ट टाइम बेहतरीन कुक है। ड्राइवर ने पूछा, पार्ट टाइम कुक और फुल टाइम क्या करते हो? अजमल इत्मीनान से बोला, हम फुल टाइम में कत्ल शतल कर लेता है। महंगाई का जमाना है, लेकिन हफ्ते में 2-3 कत्ल भी हो जाएं तो गुजारे लायक पैसे मिल जाते हैं। अजमल की इस बात पर ड्राइवर ने जोर का कहका लगाया, आप दिलचस्प आदमी हो। शाब के ऊँट भी मुस्कुराने वाले अंदाज में खिंच गए। ढोला खामोश बैठा रहा। स्टेशन वैन एक कुशादा सड़क पर फराटे भरती पिंडी के पोश इलाके की तरफ बढ़ती रही। एक रोशन सड़क के खूबसूरत फ्लैंक स्टेशन पर वो फ्यूल लेने के लिए रुके। अचानक रंगदार शीशों की दूसरी जानिब शानी की निगाह एक चेहरे पर पड़ी। बिल्कुल गोल आंखों और बिल्कुल गोल चेहरे वाला ये सांवला सा शख्स वैन के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ सड़क पार कर गया। उसके हाथ में शापर थे। एक शापर में दूध और जूस के टेट्रा पैक थे, दूसरे में केले वगैरह थे। गोल मटोल चेहरे वाला सांवला शख्स सड़क पार करके सामने की वसी बिल्डिंग में चला गया। ये एक शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। साफ सुथरे पार्किंग लॉट में 5-6 शानदार गाड़ियां दिखाई दे रही थी। शलवार कमीज वाले इस शख्स को देखकर शानी के दिमाग में घुड़दौड़ी सी शुरू हो गई। कहाँ देखा था उसने ये चेहरा? कहाँ देखा था? शायद इसे कोई वहम हो रहा था, लेकिन नहीं, ये वहम नहीं था। फिर इसे याद आ गया, ये चेहरा तो इसने कई माह पहले मोतम बस्ती में देखा था। रंगवाली के इर्द गिर्द सारे इलाके में दूर दूर तक कुदरत के चेले फैले हुए थे। उनमें एक नामवर चेला जालिब भी था। जिस तरह शाही जोराबाद में दंदराता था, जालम मोतम बस्ती का करता दरता बना हुआ था। मोतम बस्ती में शानी और रुस्तम जब सरदार दराज के मेहमान थे तो शानी ने कई बार जालिब और इसके अकीदतमंदों को देखा था। ये गोल मटोल शख्स जो अभी नजर आया था जालिब का खिदमतकार था। शानी ने मोतम बस्ती में भी देखा, ये शख्स हमा वक्त नाव पर हाथ बांधे जालिब के पीछे पीछे फिरता था। ये यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? ये बहुत महंगा हॉस्पिटल था।
तो क्या जालिब भी उस शख्स के साथ यहाँ मौजूद था? अगर जालिब यहाँ मौजूद था तो ये बड़ी इंकिशाफ अंगेज बात थी। कुदरत और उसके नामी ग्रामी चेले तो खुद अजीम मुआलिज थे, उनको मुस्तनद डॉक्टरों और मुआलिजों के पास जाने की क्या जरूरत थी? शानी के दिमाग में तजस्सुस जागना फितरी अमल था, लेकिन इसका ज़हन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था कि इस दूर दराज इलाके में रहने वाला शोबदाबाज जालिब वाकई यहाँ रावलपिंडी में मौजूद होगा। इसी दौरान में शानी की निगाह डोले पर पड़ी। उसके चेहरे पर वही कैफियत थी जो गहरे मराकबे से मिलती जुलती थी। वह जैसे बहुत गौर से कुछ सोचने या जानने की कोशिश में था। फिर वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। क्या बात है डोले? शानी ने उसका इज़्तिराब बांपते हुए पूछा। कुछ नहीं बाजी जी। उसने अपना छोटा सा सर नफी में हिलाया। शानी ने उसे घूरा। डोले, तुम्हें 1000 दफा कहा है जो कुछ तुम्हारे दिल में हो बताया करो। डोले के चेहरे पर उलझन पड़ गई। वो किसियाना सा दिखाई देने लगा। थोड़ी देर तक मजीद तदब्जुब में रहने के बाद वो बोला, बाजी जी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यहाँ आस पास कुदरत या उसका कोई करीबी अजीज मौजूद है। हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा वहम हो, और हो सकता है वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया और किसी हसास जानवर की तरह सड़क के पार देखने लगा। क्या तुम्हें कोई आवाज आ रही है? शानी ने सरगोशी में पूछा। नहीं जी। क्या कुछ देखा है? नहीं जी। डोले ने फिर इनकार में सर हिलाया। बस मुझे लग रहा है शानी ने देखा। डोले के छोटे छोटे हसास नथने फूले हुए थे। इस साइंसी दौर में ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता था। यह दलील का जमाना है, ये ठोस हकीकतों की दुनिया है, लेकिन अनहोनियों के वजूद से यकसर इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये छोटा सा बेहकीकत बोना अपने अंदर कुछ ऐसी तवानाइयां रखता था जो हैरान कुन थी। वो हमेशा अपनी इन सलाहियतों के हिजार से कन्नी कतराता था और शर्मिंदा रहता था। ये शानी थी जिसके साथ कभी कभी डोले ने बात करना शुरू की थी, और वो भी राजदारी के साथ। इस वक्त भी वो सरगोशियों में बात कर रहा था। उसे डर था कि अजमल या शाब ने ये बातें सुनी तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, या फिर इस तरह की बातों से ये होगा कि वो उससे दूर होते जाएंगे। अगर किसी और मौके पर शानी ने डोले से ये बात सुनी होती तो शायद वो उसे संजीदगी से लेने में कुछ देर लगा दी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इसने गोल मटोल मोतम की सूरत जो कुछ देखा था, उसके बाद ज्यादा सोच विचार की जरूरत न थी। इसके दिल ने गवाही दी कि यहाँ वाकई ही कुछ है। अजमल खान अगली निशस्त पर बैठा शाब से बातें कर रहा था। ड्राइवर बाहर खड़ा ईंधन भरवा रहा था। शानी ने अजमल को अपने पास पिछली निशस्त पर बुलाया और उससे कहा, अजमल, वो देखो सामने, वो क्या है? हॉस्पिटल है जी, पजल इलाई हॉस्पिटल। मुझे लगता है अजमल यहाँ कुछ है। मैंने भी यहाँ से एक बंदे को गुजरते देखा है। क्या मतलब जी? अजमल ने पूछा। शानी ने उसे सारी तफसील बता दी, सिर्फ डोले की बात को हज़फ कर दिया। अजमल गौर से सुनता रहा, फिर एकदम वो कहीं जाने के लिए तैयार हो गया। कहाँ जा रहे हो? शानी ने हैरान होकर पूछा। अभी गया और अभी आया। हमको पेशाब की हाजत हो रहा है। ये हॉस्पिटल वाला इतना कठोर नहीं होगा कि हमको अंदर ना घुसने दे। शानी समझ गई कि वो हॉस्पिटल के अंदर जाकर तस्दीक करना चाहता है कि वहाँ जालिब या कुदरत का कोई और साथी तो मौजूद नहीं है। कुदरत के साथी शाही को तो वो ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे जालिब और शाही वगैरह की शक्लें भी देखी हुई थी। इन सब लोगों से अजमल का बैर जितना पुराना था उतना ही गहरा भी था। शानी उसे रोकती रह गई और वो बाहर चला गया। आखिर शानी ने कहा, अजमल, एहतियात से, अब मैं कोई हंगामा नहीं चाहती, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचे। मेरी बात सुन रहे हो ना? हमारा बैन, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अजमल ने मखसूस लहजे में कहा और 2 जस्ते लगाकर सड़क के पार यूकलिप्टस के पेड़ों के पीछे वो चल हो गया। ऐसे मौकों पर अजमल की तमाम हिस्सियात पूरी तरह बेदार हो जाती थी। उसने अपनी कमीज के ऊपर से टटोल कर पिस्तौल की मौजूदगी को यकीनी बनाया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। चौकीदार भी पठान ही था। वो अजमल की तरफ देखकर खुश दिली से मुस्कुराया। अजमल ने देखते ही देखते ताड़ लिया कि वो पारा चनार की साइड का है। अजमल ने उससे उसी लहजे में पश्तो बोली और उसे बताया कि उसका मामू यहाँ ज़ेर इलाज है। चौकीदार ने कमरा नंबर पूछा। अजमल ने तुक्के से 7 नंबर बताया। ये तुक्का चल गया और अजमल खान इस शानदार हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। इसे हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट क्लिनिक कहना ज़्यादा मुनासिब था। इमारत बहुत बड़ी नहीं थी। अजमल खान ने 10-15 मिनट इधर उधर घूमते गुजारे। वो 6 बेड वाले 4-5 वार्ड में गया। प्राइवेट कमरों के अंदर भी गलती से झांका, लेकिन कहीं कोई शनासा या मशकूक सूरत दिखाई ना दी। जल्दी अजमल खान को अंदाजा हो गया कि क्लिनिक का एक ज़्यादा प्राइवेट पोर्शन भी है। यह करीबन 5 अदद VIP रूम्स थे। उधर सिक्योरिटी का इंतजाम भी था। पूरी शिनाख्त और इंक्वायरी के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। अजमल खान की छटीस ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ है तो यहाँ है। यहाँ सिक्योरिटी पर मामूर लोगों में अजमल को 1-2 मशकूक अफराद भी नजर आए। जैसे ये लोग क्लिनिक के नहीं थे, आउटसाइडर थे। अजमल समझ गया कि यहाँ से आगे जाना आसान नहीं होगा।
वो एक कालीन पोश राहदारी से गुजरकर एक बगली दरवाजे से इमारत के पहलू की तरफ चला गया। यह बिल्डिंग डबल स्टोरी थी। अजमल ने अंदाजा लगाया कि शायद दूसरी मंजिल की कोई खिड़की खुली मिल जाए और वो VIP रूम तक जाने में कामयाब हो जाए। इसने दाएं बाएं देखा, फिर अपने वर्दिशी जिस्म को पंजों पर थोड़ा सा उछाल कर एक जच्चे से लटकाया और चंद ही सेकंड में बालाई मंजिल की बैरूनी कार्निस पर पहुंच गया। इस तंग कार्निस पर पांव जमा कर चलना खासा दुश्वार था। अजमल ने यह खतरा मोल ले लिया और दीवार से चिमट कर कार्निस पर चलता मुख्तलिफ खिड़कियों पर किस्मत आजमाई करने लगा। चौथी या पांचवीं खिड़की में से एक पट उसे खुला मिल गया। कमरे की सुनगुन लेने के बाद वो अंदर चला गया। यह शानदार लग्जरी कमरा था। मरीज और तीमारदार दोनों के बेड खाली थे। मेडिकल आलात नहायत जदीद थे। एक महंगी नफासत हर तरफ जलवा कर थी। अजमल खान उस कमरे से गुजरकर खामोश कॉरिडोर में आ गया। फर्श पर फ्रांसीसी टाइल्स, दीवारों पर इंपोर्टेड रंग, अमेरिकन दरवाजे और इटली के तलाई हैंडल। ये जैसे हॉस्पिटल नहीं, किसी यूरोपियन प्रिंस का महल था। इजराइल को ऐसी चीजों से कहां मरूब किया जा सकता है, अजमल खान ने दिल में सोचा। अचानक इसे अपने सामने वाले कमरे में किसी आहट का एहसास हुआ और उसके साथ ही शोख नुस्वानी अंसी सुनाई दी। कमरे के दरवाजे पर 2 नंबर लिखा हुआ था। अजमल ने हिम्मत करके कीओल से आंख लगाई। इसे कमरे का वस्ती हिस्सा नजर आने लगा। अंदर नीलगोन नाइट बल्ब रोशन था। अजमल सन्नाटे में रह गया। इसने पीर कुदरत के देहाती चेले जालिब को देखा। बेशक वो जालिब ही था। कठोली गांव से आगे मोतम बस्ती में यही जालिब पीर कुदरत के एजेंट का किरदार अदा करता था। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि वो कुदरत के दूसरे नामवर चेले शाही का हम मनसब था। वो कभी कभार शाही के हमरा अजमल खान के गांव भी आया करता था। इस सामने बद्दे शख्स को अजमल बड़ी अच्छी तरह जानता था। शक की अब कोई गुंजाइश ना थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने पतलून कमीज पहनी हुई थी। उसकी कमीज आगे से पतलून के अंदर थी और पीछे से निकली हुई थी। टाई की नाट भी ढीली होकर सीने के वस्त तक पहुंची हुई थी। इस नहायत नफीस कमरे में उजड़ जालब ऐसे ही लगता था जैसे खूबसूरत कराकरी की दुकान में बैल घुसा बैठा हो। करीबी मेज पर 2 शापर पड़े हुए थे। एक में जूस और दूध के डिब्बे थे, दूसरे में फ्रूट। एक कबूल सूरत नौजवान नर्स हाथ में गालबन बी कंपाउंड का इंजेक्शन लिए खड़ी थी। जालिम ने ठीक पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते हुए कहा, पर मेरी शहजादी, हर टीके की गोली भी तो बनी हुई है, गोली खिला दिया कर। गोली से मैदा खराब हो जाता है मुख्तार साहब। वैसे आज दर्द नहीं होगा, बड़े पोले हाथ से लगाऊंगी। नर्स नुमा लड़की मुस्कुराई। चलो देख लेते हैं आज फिर, जालिम ने कहा, जो यहाँ मुख्तार साहब के नाम से मौजूद था। वो ऊंधा लेट गया और पतलून नीचे खिसका दी। उसका काला कलोटा कूला नुमाया हो गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए लेकिन बड़ी एहतियात से नीडल जालिब के चर्बीदार गोश्त में उतार दी। वो पंजाबी में तकरीबन चिल्ला उठा, ओए मार दिता इस जालिमे। उसने टांग अकड़ा ली और मुठियां पींच ली। शक्ल देखकर यूं लगता था कि उसे सुई नहीं बल्कि खंजर गोंप दिया गया है। उसकी कम दिली पर लड़की की मुस्कुराहट जरा गहरी हो गई। इंजेक्शन लग चुका तो जालिम ने घूर कर लड़की को देखा। आप भी बस सेवी हैं मुख्तार जी, वो कदरे शोखी से बोली। लगता था कि इनके दरमियान खासी किस्म की बेतकल्फी मौजूद है। अच्छा मैं एवी हूं, वो तड़क कर बोला। फिर उसने पतलून बराबर की और लड़की पर पल पड़ा। उसे दबोच कर उसने बेड पर फेंका और उसे डांप लिया। वो मुजाहमत करने लगी और साथ साथ दबी आवाज में खंसने लगी। जालिम के हाथ शैतानी अंदाज में चलने लगे और लड़की को अपने लिबास से महरूम करने लगे। अजमल ने सुर्ख चेहरे के साथ अपनी निगाह की होल में से हटा ली। ये अट्टा कट्टा जालिब बीमार तो हरगिज नजर नहीं आता था। जो इंजेक्शन इसने लगवाया था वो भी ताकत का था, जो बाज लोग शौकिया भी लगवाना शुरू कर देते हैं। ये शख्स यकीनन यहाँ किसी चक्कर में मौजूद था। अचानक राहदारी के सामने वाले दरवाजे की तरफ से आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था, बल्कि शायद ये 2 अफराद थे। अजमल फुर्ती से वापस उसी कमरे में चला गया जहां से निकला था। कमरा अभी तक बिल्कुल खाली था। वो दरवाजों के साथ खड़ा हो गया ताकि अगर कोई इस कमरे में आए और दरवाजा खोले तो उसे फौरी तौर पर ना देखा जा सके। खैरियत ही गुजरी। अंदर आने वाले दोनों अफराद बातें करते कमरे के सामने से गुजर गए। उनमें से एक डॉक्टर था और दूसरा जोरी टोपी वाला एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता था। डॉक्टर दूसरे शख्स को बता रहा था, किसी मुख्तार साहब के नाम बुकिंग है। इस वक्त ये पूरा बला की उनके इस्तेमाल में है। VIP लोग हैं, मरीज तो सिर्फ 2 हैं, बाकी कमरे मुलाजमीन के इस्तेमाल में हैं। वो बातें करते हुए आगे निकल गए। अजमल ने जरा सा दरवाजा खोलकर देखा। शीशे के एक स्लाइडिंग दरवाजे के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर के साथी का शिनाख्ती कार्ड चेक कर रहा था। इस जांच पड़ताल से सिक्योरिटी की सख्ती का अंदाजा होता था। डॉक्टर और एनेस्थीसिया वाले अंदर चले गए। गार्ड फिर चौकस हो गया। अब अजमल का दिल अंदर जाने को मचलने लगा था। इसने 2 मरीजों वाली बात सुन रखी थी और उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि मरीज इन्हीं अंदरूनी कमरों में है जहां ये दोनों हजरात गए हैं।
अजमल अंदर ही रुककर सोचता रहा और बेहतरीन मौके का इंतजार करता रहा। दरसनुमा लड़की अभी तक अंदर ही थी और यकीनन बहरूपिया जालब के साथ मसरूफ थी। 4-5 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर अचानक अजमल खान को एक मौका मिला। दरवाजे के सामने मौजूद गार्ड दाईं जानिब किया। दरअसल टेलीफोन की मदम घंटी सुनाई दी थी और वो शायद फोन सुनने ही गया था। अजमल ने तेजी से अपनी जगह छोड़ दी और 10-15 कदम का फासला तय करके शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये उस प्राइवेट क्लिनिक का खासुल खास हिस्सा था। यहाँ ऐसी खामोशी थी कि सोई भी गिरती तो आवाज आती। गिरदोपेश नहाए साफ सुथरे थे। अजमल खान खारी किस्म की सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। 2 सेकंड से भी कम वक्त में उसका हाथ अपने पिस्टल तक पहुंच सकता था और वो सूरत हाल को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकता था। वो एक दीवार गिर खिड़की के सामने पहुंचा। इसमें मोटा शीशा फिक्स था और अंदर की तरफ नहायत कीमती कर्टन नजर आ रहा था। अजमल खान ने अंदर झांका और दंग रह गया। ये खासा वसी कमरा था। मेडिकल एड के जदीद तरीन आलात यहाँ मौजूद थे। बेड पर एक औरत लेटी थी। एक नर्स हाथों में दस्ताने चढ़ाए औरत के हाथों पर कोई दवा लगा रही थी। औरत को देखकर अजमल खान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस 35-40 साल औरत को जानता था। यह पीर कुदरत की पहली बीवी थी और उसका चेहरा खारिश ज़दा था। छपाकी की तरह के सुर्ख उभरे हुए निशान उसके पूरे चेहरे और हाथों वगैरह पर मौजूद थे। अजमल खान के होंठ दायरे की शक्ल में सुकड़ गए। वो जानता था कि यह वही जल्दी बीमारी थी। हाँ, वही जल्दी बीमारी थी जिसने कुछ अरसा पहले चौधरी बशीर और उसके संगीत साथियों को अपनी लपेट में ले लिया था। इस बीमारी के कुछ मरीज अभी तक कहीं कहीं मौजूद थे। अजमल ने एक बार फिर ध्यान से देखा। बेशक ये पीर कुदरत की बड़ी बीवी ही थी। इसकी दोनों छोटी बीवियां तो सख्त पर्दे में रहती थी, लेकिन यह औरत बहुत ज्यादा पाबंद नहीं थी। एक मरतबा जब अजमल खान के गांव में पीर कुदरत अपने चेले शाही के पास आया था तो ये बीबी भी कुदरत के साथ थी। अजमल सन्नाटे में रह गया। वो क्लिनिक की शीशे की सिक्योरिटी देख देख कर हैरान हो गया था। अब उसी सिक्योरिटी की वजूहात भी समझ में आ रही थी। कुदरत के हजारों मानने वाले इस जल्दी तकलीफ को कुदरत के करिश्मे के रूप में पेश कर रहे थे। वो इस तकलीफ को कुदरत के गुस्ताखों पर आज़ाब इलाही करार दे रहे थे और अब यह आज़ाब इलाही कुदरत के अपने घर में भी दाखिल हो गया था। अचानक अजमल को वो फिक्रा याद आया जो थोड़ी देर पहले इसके कानों में पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था यहाँ 2 मरीज एडमिट हैं। ये दूसरा मरीज कौन था? अजमल खान दाईं तरफ के कॉरिडोर में दाखिल हुआ। सामने से खुश लिबास वार्ड बॉय एक नफीस ट्राली धकेलता बरामद हुआ। अजमल खान को देखकर वो जरा चौंका। अजमल सफ़ेद शलवार कमीज और पिशावरी चप्पल पहने हुए था। वार्ड बॉय अजमल को उलझी हुई नजरों से देखता हुआ आगे चला गया। ताहम उसने अजमल से कुछ पूछा नहीं। चंद कदम आगे अजमल ने एक दूसरी खिड़की में झांका और एक बार फिर चौंका। यहाँ भी एक औरत सफ़ेद उजले बिस्तर पर मौजूद थी। उसके चेहरे पर भी बीमारी के आसार जरा कम शिद्दत से मौजूद थे। एक खिदमतगार लड़की उसके करीब बैठी कोई इंग्लिश मैगजीन देख रही थी। अजमल इस औरत को सूरत से नहीं जानता था, लेकिन इसके दिल ने गवाही दी कि यह पीर कुदरत की दूसरी सौजा होगी। अजमल की मालूमात के मुताबिक कुदरत की इस मंजली बीवी का नाम उरीसा था। अजमल खान का खून खोलने लगा। यही लोग थे जिन्होंने इसे गांव से बदर किया था, जिनकी वजह से इसे अपने बचपन की गलियां छोड़ना पड़ी थी, अपने करीबी रिश्तेदारों से दूर जाना पड़ा था और अपनी मंगेतर छोड़ना पड़ी थी। ये बहरूपी है, ये धोखेबाज अवसकार इसके मुजरिम थे। रुस्तम भी अजमल का हीरो इसलिए बना था कि वो इन लोगों के साथ बरसरे पैकार था। अजमल के जी में आई कि वो अपने कुर्ते के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल निकाले, उस पर साइलेंसर चढ़ाए और पिस्तौल की 2-2 गोलियां इन दोनों औरतों की खोपड़ियों में डाल दे। फिर जहां से निकले और बाकी 2 गोलियां 2 नंबर के कमरे में 2 नंबर काम करते जालब के भेजे में बेबस कर दे।